हे गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू जीएसएन लॉ। 19 अक्टूबर के फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक न्यूज में आपका स्वागत है। ये वीडियो लॉयर्स और लॉ स्टूडेंट्स के अलावा यूपीएससी, पीएससी, जुडिशरी या फिर किसी अन्य एग्जाम की तैयारी करने वाले लोगों के लिए है। अब इस वीडियो में हम इन तीनों टॉपिक्स को कवर करेंगे। इसमें से इकोनॉमिक्स में हमारा टॉपिक है आईएमएफ की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, जिसपे आजकल काफी ज्यादा चर्चाएं हो रही हैं। कॉर्पोरेट लॉ में हम देखेंगे कि गूगल के ऊपर एंटी ट्रस्ट का केस क्यों चलाया गया है और ये लॉ आखिर है क्या। एंड लास्टली गवर्नेंस में हमारा टॉपिक होगा सेंटर और स्टेट्स के जीएसटी रिलेशंस। ये एक बार फिर से न्यूज में है और इस टॉपिक के बारे में आपको एक थरो नॉलेज होनी चाहिए फॉर लॉन्ग आंसर्स। अब पिछले कुछ दिनों में आपने न्यूज में सुना होगा कि बांग्लादेश की जीडीपी भारत की जीडीपी से ज्यादा हो जाएगी। यहाँ पर सबसे पहले तो ये ध्यान रखिएगा कि रियल पर कैपिटा जीडीपी के बारे में बात हुई है। अब देखिए, जीडीपी के मामले में बांग्लादेश हमारे सामने कहीं भी नहीं टिकता, क्योंकि हमारी इकोनॉमी का साइज ही काफी ज्यादा बड़ा है। बट यहाँ पर पर्सन के हिसाब से बात हो रही है। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए बांग्लादेश में हमारी जितनी ही पॉपुलेशन होती तो वो हमारी जीडीपी को क्रॉस कर जाते। पॉपुलेशन के हिसाब से भारत की जीडीपी बांग्लादेश से कम हो जाएगी, ऐसा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की लेटेस्ट रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है। अब देखिए, रिपोर्ट का नाम है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक और इसके हिसाब से भारतीय अर्थव्यवस्था 10.3% की रेट से सिकुड़ जाएगी या फिर श्रिंक हो जाएगी इन दी फाइनेंशियल ईयर 2021। मतलब कि प्रेजेंटली जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, जो कि अप्रैल 2021 में एंड होगा, उसके बारे में बात की जा रही है। ग्लोबल ग्रोथ की बात करें तो ये 4.4% से कॉन्ट्रैक्ट करेगी। अब यहाँ पे ये समझने की कोशिश करिएगा कि ग्लोबल ग्रोथ 4.4% से श्रिंक करेगी, जबकि भारत की इकोनॉमी 10.3% से श्रिंक करेगी। यानी कि कोविड-19 का भारतीय अर्थव्यवस्था पे कंपैरेटिवली ज्यादा असर पड़ा है। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि हमारी जो इकोनॉमी है वो कोविड के पहले भी श्रिंक कर रही थी। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये जो आंकड़ा है इन्होंने बहुत ज्यादा दिखा दिया हो, बल्कि आरबीआई ने भी जब अपने प्रोजेक्शंस निकाले थे तो उसमें 9.5% का कॉन्ट्रैक्शन बताया था। अब देखिए, ये चीज इसलिए भी सिग्निफिकेंट है क्योंकि पिछले 5 साल में हम लोगों की पर कैपिटा जीडीपी लगभग 24% ज्यादा थी एज कम्पेयर टू बांग्लादेश। हालांकि देखिए, ये जो पर कैपिटा जीडीपी है, इसमें अगर कुछ समय के लिए बांग्लादेश आगे निकल भी जाता है तो इवेंचुअली वी विल कैच अप, क्योंकि है क्या, दुनिया भर के काफी सारे देशों के मुकाबले हमारे यहाँ काफी स्ट्रिंजेंट लॉकडाउन फॉलो हुआ है। और जैसे जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज शुरू होंगी, इकोनॉमी फिर से रिकवर करने लगेगी। बात करें वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की तो ये फोरकास्ट जारी करते हैं, यानी कि प्रेडिक्शंस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसके अलावा ग्लोबल इकोनॉमी में रिस्क और अनसर्टेनिटी के बारे में भी बताते हैं। ये रिपोर्ट साल में 2 बार आती है। अब देखिए, ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कमेटी की जब मीटिंग्स होती हैं तो इसी रिपोर्ट को टेबल पे रखा जाता है। इस साल की रिपोर्ट की बात करें तो इसका फॉरवर्ड गीता गोपीनाथ ने लिखा है, जो कि 2019 से ही आईएमएफ की चीफ इकोनॉमिस्ट हैं। और देखिए, इसी रोल के अंतर्गत ये आईएमएफ के रिसर्च डिपार्टमेंट की हेड हैं। साथ ही साथ इकोनॉमिक मैटर्स पे आईएमएफ को काउंसिल करती हैं। अब देखिए, ये हैं आंकड़े वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक ग्रोथ प्रोजेक्शंस के। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो 2020 के प्रोजेक्शंस हैं, ये उन कंट्रीज में काफी ज्यादा हैं जो कि कोविड से अफेक्टेड हुई थीं और लॉकडाउन में रही थीं। बात करें यूनाइटेड स्टेट्स की तो यहाँ पर कोविड का इफेक्ट तो देखने को मिला, बट इकोनॉमिक एक्टिविटीज चलती रहीं। दूसरी तरफ अगर हम लोग इटली, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी जैसे देशों को देखें तो उनकी हालत काफी ज्यादा खराब है। इसके बाद इमर्जिंग मार्केट्स में देखेंगे तो चाइना, जिसने कोविड-19 दुनिया में फैलाया, वो पॉजिटिव में चल रहे हैं। और अगर भारत से कंपेयर किया जाए तो हम लोग एकदम अपोजिट साइड में हैं। किसी का भी कॉन्ट्रैक्शन हमसे ज्यादा नहीं है, बट देखिए, जान है तो जहान है, क्योंकि अगर लॉकडाउन ना लगता तो शायद आज से भी बुरी स्थिति होती भारत की। अब देखिए, हमको ये तो पता चल गया कि ये आईएमएफ की जो रिपोर्ट है ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, थोड़ी सी नेगेटिविटी जरूर है, बट हमको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आईएमएफ का सिर्फ एक एजेंडा है, वो है पैसा। इसीलिए दे आर कंपैरेटिवली ट्रू एज अगेंस्ट वो रेटिंग्स जो पॉलिटिकल एजेंडे पे बेस्ड होती हैं। अब इस रिपोर्ट के बारे में गवर्नमेंट ने ये कहा कि परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से हमारी पर कैपिटा जीडीपी
लगभग 11 गुना ज्यादा है एज कम्पेयर टू बांग्लादेश। अब यहाँ पर परचेजिंग पावर पैरिटी के बारे में आप सिंपल टर्म्स में ऐसे समझिए कि एट एन एवरेज एक व्यक्ति की गुड्स या फिर सर्विसेज खरीदने की कितनी क्षमता होगी। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपकी इनकम है 100 रुपए, इसमें से आपको 60 रुपए अपने घर के खर्चों में निकालना है और बाकी 40 रुपए आपको सेव कर लेने हैं फ्यूचर के लिए। तो ये जो 60 रुपए है ये आपकी परचेजिंग पावर है। जाते जाते इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में जान लीजिए। इसका गठन 27 दिसंबर 1945 को हुआ था और इसके हेडक्वार्टर्स वॉशिंगटन डीसी में हैं इन दी यूनाइटेड स्टेट्स। अब चीफ इकोनॉमिस्ट तो आपको मैंने बताया कि गीता गोपीनाथ हैं। दूसरी तरफ इनके मैनेजिंग डायरेक्टर भी एक महिला हैं, क्रिस्टलिना जॉर्जेवा। तो आप इनका भी नाम याद रखिएगा। अब देखिए, पिछले कुछ समय से गूगल कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के स्कैनर पे है। एक बार फिर गूगल के ऊपर एक नया एंटी ट्रस्ट का केस चल गया है, जिसमें इनके ऊपर आरोप लगाया गया है कि एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम्स की मार्केट में इनकी जो पोजीशन है उसका इन्होंने अब्यूज किया है फॉर गेटिंग अ कॉम्पिटिटिव एज इन द टेलीविजन मार्केट। अब देखिए, एंटी ट्रस्ट लॉज को हम लोग कंपटीशन लॉज भी कहते हैं और ये कंज्यूमर्स को प्रीडेटरी बिजनेस प्रैक्टिसेस से बचाने के लिए हैं। इसके लिए हमारे देश में कंपटीशन एक्ट 2002 लाया गया था, जिसने 1969 का मोनोपोलिस्टिक एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट को रिप्लेस कर दिया था। बेसिकली इस एक्ट के अंतर्गत एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स, अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन जो कि गूगल के केस में अट्रैक्ट हुआ है, और तीसरा कॉम्बिनेशंस को रेगुलेट करना। अब कॉम्बिनेशंस में आते हैं मर्जर्स एंड एक्विजिशंस। और देखिए, कंपटीशन एक्ट 2002 के अंतर्गत ही 2003 में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। भारत में बात करें तो गूगल के ऊपर ये चौथा केस है। अब देखिए, गूगल ने अपना बिजनेस अनसेंसर्ड कंटेंट के ऊपर बनाया है, लेकिन अब यूट्यूब पे भी सेंसरशिप होने लगी है। दूसरी तरफ एंड्रॉयड की बात करें तो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का एक मॉडिफाइड वर्जन जो कि स्मार्ट टीवीज में यूज होता है, उसके ऊपर गूगल ने रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए। और इसी की वजह से ही जून 2020 से ही सीसीआई ने गूगल की एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस पे अपनी नजर जमा रखी है। अब देखिए, है क्या कि गूगल ने अग्रीमेंट्स किए शाओमी और टीसीएल जैसी कंपनीज के साथ जो कि टेलीविजन्स मैन्युफैक्चर करती हैं, और इन अग्रीमेंट्स में इन कंपनीज को रोक दिया गया फ्रॉम यूजिंग द एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर उसका कोई मॉडिफाइड वर्जन। इसके पहले 2018 में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने गूगल के ऊपर लगभग 1.4 अरब रुपए का फाइन लगाया था इन दी केस जहां पे इन पे आरोप लगा था कि ये सर्च बायस करते हैं, यानी कि अपने सर्चेज में अपने प्रोडक्ट्स को ये लोग प्रमोट करते हैं और अपने कॉम्पिटिटर्स को डिस्करेज करते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए इस ऑर्डर के खिलाफ अपील पेंडिंग है। इसी के तहत एक और केस था जिसमें गूगल के ऊपर ये आरोप लगे थे कि ये अपने एप्स को ज्यादा प्रमोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वीडियोस की बात करें तो यूट्यूब के कॉम्पिटिटर्स हैं डेली मोशन और वीमियो, लेकिन अगर आप वीडियो एप्स सर्च करें तो उसमें पहले यूट्यूब का ऑप्शन आएगा, फिर इन दोनों का। ऐसे ही एंड्रॉयड मार्केट की बात करें तो गूगल खुद भी स्मार्टफोन्स बेचने की कोशिश कर रहा है, जिसमें वो अपने स्मार्टफोन्स को ज्यादा एज देता है ओवर दी स्मार्टफोन्स ऑफ अदर कंपनीज, क्योंकि एंड्रॉयड का इतना डोमिनेंट मार्केट है कि इसके सामने कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम आज के समय में नहीं है। अब हाल ही में पेटीएम और गूगल के बीच में एक इश्यू चल गया था, जिसमें गूगल ने पेटीएम के ऐप को ये कहकर बैन कर दिया कि ये वेजरिंग या फिर सट्टेबाजी प्रमोट करते हैं। इसके अलावा एक ड्रीम 11 नाम का भी ऐप था, इसको भी प्ले स्टोर से निकाल दिया गया था। और अब इंडियन स्टार्टअप्स जिनके लिए पेटीएम एक इंस्पिरेशनल एग्जाम्पल था, उन्होंने गूगल प्ले स्टोर की पॉलिसीज को अपोज किया है और खुद ही वो लोग मिनी ऐप स्टोर्स बनाने लगे हैं। इसके अलावा गूगल की होम कंट्री यूएस में भी इनके खिलाफ एंटी ट्रस्ट का मामला आज के समय में काफी ज्यादा न्यूज में है। हाउएवर, इट इज ड्रिवन बाय पॉलिटिक्स। फिलहाल के लिए यूएस में जो उनका डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है वो एक लॉ सूट लाने की बात कर रहा है अगेंस्ट गूगल, और इनके जो अटॉर्नी जनरल है बिल बार, वो और लगभग 40 अदर लॉयर्स डिस्कशंस में हैं ओवर फाइलिंग ऑफ दिस लॉ सूट। ये चीज न्यूयॉर्क टाइम्स में रिपोर्ट की गई थी। यूएस में सबसे बड़ा मुद्दा गूगल की डोमिनेंस वेब सर्च की मार्केट में जो है उसको बताया जाता है, जबकि डिजिटल एडवर्टाइजिंग और स्मार्टफोन सॉफ्टवेयर या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम भी यूएसए में एक बड़ा मुद्दा है।
और देखिए यहाँ पर भी इनके ऊपर सिमिलर आरोप लगे हैं कि ये लोग अपने प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग को प्रायोरिटी देते हैं ओवर देयर कॉम्पिटिटर्स। अच्छा, एक और चीज के ऊपर गूगल का क्रिटिसिज्म होता है कि ये ओरिजिनल कंटेंट पब्लिशर्स से इंफॉर्मेशन लेकर और उसको डायरेक्टली अपने गूगल सर्च इंजन पे आंसर्स प्रिपेयर करने के लिए यूज करते हैं, जबकि उन्हें सिंपली एक लिंक प्रोवाइड करना चाहिए उस साइट के लिए जहां पर ओरिजिनल कंटेंट पब्लिश्ड हो। अब देखिए, इसके अलावा जब डेमोक्रेटिक पार्टी के प्राइमरीज चल रहे थे उस समय पर एक अमेरिकन हिंदू प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थी तुलसी गबार्ड। इन्होंने गूगल के खिलाफ लॉसूट दायर कर दिया था क्योंकि डेमोक्रेटिक डिबेट के समय पर विदाउट एनी नोटिस गूगल ने इनके एड कैंपेन को सस्पेंड कर दिया था एंड एज अ रिजल्ट डिबेट के समय पर जो इनको डोनेशंस मिलने चाहिए वो नहीं मिल पाए थे। और यहाँ पर लोगों का यही कंसर्न है कि गूगल सेलर्स और बायर्स के बीच में जो भी कॉन्टैक्ट है उस पूरी प्रोसेस को ओन करता है और इसी वजह से गूगल के पास एक अनफेयर एज है। पिछले कुछ समय से सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में जीएसटी को लेकर काफी ज्यादा टसल चल रहा है। फिलहाल के लिए ऐसा लग रहा है कि फाइनली सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट्स की बात मान ली है और ये डिसाइड किया है कि वो स्टेट्स की तरफ से 1.1 लाख करोड़ रुपए का लोन लेंगे ताकि स्टेट्स अपने जीएसटी शॉर्टफॉल को मीट आउट कर सकें। अब देखिए, जीएसटी शॉर्टफॉल को सिंपल टर्म्स में समझिए कि जितना स्टेट्स ने अनुमान लगाया था कि हमको जीएसटी मिलेगा उससे कम जीएसटी उनको मिला बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज ध्यान रखिएगा कि देश के फिस्कल डेफिसिट के ऊपर इसका कोई भी असर नहीं पड़ेगा क्योंकि ये माना जाएगा कि स्टेट्स ने ही ये लोन उठाया है और सेंटर सिर्फ एक मीडिएटर की तरह है और ये अमाउंट स्टेट गवर्नमेंट्स के कैपिटल रिसीप्ट्स में लिखा जाएगा और ये स्टेट्स के फिस्कल डेफिसिट में काउंट होगा, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट के फिस्कल डेफिसिट पे। अब देखिए, इस शॉर्टफॉल का जो मेजॉरिटी ऑफ परसेंटेज है वो जीएसटी कंपनसेशन से रिलेटेड है जिसके लिए स्टेट्स को सुविधा दी गई थी फॉर कलेक्टिंग सेस। इसीलिए हम कहते हैं कि जीएसटी शॉर्टफॉल दो तरीके के होते हैं, एक तो जो जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन की वजह से हुए और दूसरा कोविड-19 के इम्पैक्ट की वजह से। मेनली यहाँ पर जो जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन में जो डिफिकल्टी आई थी स्टेट्स को, उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनसेशन प्रोवाइड करती है और इसी में 40% शॉर्टफॉल रिकॉर्ड किया गया है। कोविड-19 के लिए हाल ही में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था कि कोविड-19 को एक्ट ऑफ गॉड मानना चाहिए, लेकिन जीएसटी कंपनसेशन एक्ट 2017 के अंतर्गत फोर्स मेजोरे क्लॉज नहीं था। ये दोनों फ्रेसेस साइमल्टेनियसली यूज होते हैं जिनका अर्थ है ऐसी कोई सिचुएशन जिसमें पार्टीज का, इन दिस केस सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, कोई भी कंट्रोल ना हो। अब 2017 के एक्ट के अंतर्गत स्टेट्स को ये गारंटी दी गई थी कि उनको पहले 5 साल में जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन की वजह से जो भी रेवेन्यू का लॉस हुआ है उसको कंपेंसेट किया जाएगा इन दी फर्स्ट 5 years और इसके लिए सेस लगाने की बात की गई थी ऑन लग्जरी गुड्स। अब देखिए, सेस एक तरीके का टैक्स ओवर टैक्स होता है। अच्छा, कोविड-19 आने के बाद से सेंट्रल गवर्नमेंट के पास काफी फंड्स की कमी हो गई थी और इसी वजह से वो स्टेट्स को कंपेंसेशन नहीं प्रोवाइड कर पा रही थी। अगस्त 2020 की जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2 ऑप्शंस प्रपोज किए थे। एक तो स्टेट्स को स्पेशल विंडो की सुविधा दी गई थी जिससे स्टेट्स आरबीआई से 97,000 करोड़ तक का लोन ले सकें और एक रीजनेबल इंटरेस्ट के साथ। स्टेट्स को यह अमाउंट 2022 के बाद रीपे करना था बाय कलेक्शन ऑफ सेस। दूसरी तरफ स्टेट्स ऐसा भी कर सकते थे कि पूरा का पूरा जो शॉर्टफॉल है 2.35 करोड़ का, उसको वो आरबीआई से बोरो कर लें। अब देखिए, उस समय पर मुद्दा ये था कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डिफरेंट स्टेट्स को डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ अपना लोन चुकाना होगा, लेकिन अब क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट्स के बिहाफ में इसको लोन लिया है, इसलिए स्टेट्स को डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट का सामना नहीं करना पड़ेगा और जो देश की जनरल डेट है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की डेट और स्टेट गवर्नमेंट की डेट, वो भी नहीं इंक्रीज होगी। अब जीएसटी के कुछ बेसिक्स को रिवाइज कर लेते हैं। ये 101st अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से आया था। जीएसटी या फिर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक तरीके का इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई पे लगाया जाता है। यहाँ पर सप्लाई लाइन के हर पॉइंट ऑफ सेल पे ये टैक्स कलेक्ट किया जाता है। अब देखिए, यहाँ पर 3 तरीके के जीएसटी होते हैं। एक तो सीजीएसटी यानी कि सेंट्रल जीएसटी, एक एसजीएसटी यानी कि स्टेट जीएसटी और एक आईजीएसटी।
जिसको कि इंटीग्रेटेड जीएसटी कहते हैं। ये इंटर स्टेट ट्रेड पे लागू होता है। यहाँ पर 4 टियर रखे गए थे टैक्स स्ट्रक्चर के, 5%, 12%, 18% और 28%। तो इन सारे फैक्ट्स को आप याद रखिएगा। तो ये था हमारा एनालिसिस 19 अक्टूबर के फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक न्यूज का। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और हाँ, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय हिंद।